सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ दृष्टि द विजन 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज कराई जा रही है। टेस्ट संख्या 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट कोड 2105 क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? मूल मात्रक कितने होते हैं? तो मूल मात्रक की संख्या 7। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एएसआई, जिसे आमतौर पर मीट्रिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। ये भी याद रखिए, मीट्रिक प्रणाली के रूप में किसे जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को। एएसआई जो है 7 मूल मात्रकों से मिलकर बना है, जो 22 व्युत्पन्न मात्रकों को विशेष नामों एवं प्रतीक के रूप में परिभाषित करता है। 22 व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण कहाँ से हुआ है? ये 7 मूल मात्रक से हैं। एएसआई अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और समान तौर पर वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधान एवं विकास में उपयोग किया जाता है। 7 मूल मात्रकों का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। मूल मात्रक कौन कौन सा है? ये 7 का नाम याद रखिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, प्रकाश की तीव्रता, इलेक्ट्रिक करंट, पदार्थ का मात्रा, मीटर, किलोमीटर, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मोल। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सामान्यतः आप लोग को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्कोप उस सिस्टम का नाम है, उस उपकरण का नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु की वैद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है। प्रकाश की गति अधिकतम होती है। प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है? प्रकाश की गति अधिकतम होती है किसमें? कांच में, हीरे में, जल में, निवर्त में। तो ये हो गया डी आंसर। ठीक है। प्रकाश की गति विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है या वैक्यूम यानी निर्वात में अधिकतम होती है। कांच में देखिए 2 × 10⁸, पानी में 2.25 × 10⁸, हीरा में 1.24 × 10⁸, और वैक्यूम में यानी निर्वात में 3 × 10⁸। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सी धातु है? सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, चांदी को। 5 नंबर देखिए, एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है। क्या उत्सर्जित नहीं करता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। बताइए। तो यहाँ देख सकते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ वे परमाणु होते हैं जिनका क्षय प्राकृतिक रूप से होता है। इस विकिरण को अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण, एक्सरे रूप में उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा किरण, बीटा, गामा, एक्सरे सारा दिया हुआ है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ ये सब उत्सर्जित होता है, इसलिए इसका इनमें से कोई नहीं आंसर होगा ई। लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? लेजर, तो लेजर ऊष्मा गतिकी के नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, संचार और संसूचन, विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन। ये आंसर डी होगा। लेजर जो है एम्प्लीफिकेशन के सिद्धांत पर आधारित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है?
पेन की स्याही बाहर क्यों आ जाती है? ज़मीन से हवाई जहाज़ की ऊंचाई के कारण, वायु दाब में कमी के कारण, द्रव्यमान का पृष्ठ तनाव के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण। बताइए। तो इसका ज़मीन से हवाई जहाज़ की ऊंचाई के कारण और वायु दाब कमी के कारण है। ये दोनों आंसर होना चाहिए, इसलिए आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो यह एक परमाणु कण है। न्यूट्रॉन जो है एक परमाणु कण है, ये सही नहीं है। न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये देखिए, इसमें इसके साथ जुड़ा हुआ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता है। ठीक है, ये भी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है, ये भी सही है। इसकी खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी, न्यूट्रॉन की खोज। तो यह परमाणु कण नहीं है। देख लीजिए, इसका विस्तार देख लीजिए। न्यूट्रॉन सूक्ष्माणु हैं जो परमाणु नाभिक के प्राथमिक घटकों में से एक हैं। न्यूट्रॉन के साथ जुड़ा हुआ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता है। हालांकि इसका द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है। प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है इसका द्रव्यमान। एक परमाणु में सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक छोटा परमाणु नाभिक बनाते हैं, जो सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के एक नाभिक बनाते हैं और इसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। साथ ही दोनों एक समान व्यवहार करते हैं। न्यूक्लियॉन जो होते हैं दोनों एक समान व्यवहार करते हैं। ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई से मापा जाता है। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। विज्ञान की वह शाखा जो न्यूट्रॉन के गुणों का अध्ययन करती है और इन सूक्ष्माणुओं का अन्य पदार्थों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ संबंध को परिभाषित करती है, परमाणु भौतिकी कहलाती है। तो परमाणु भौतिकी का ये परिभाषा दिया गया है। तो जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किया था और न्यूट्रॉन जो होता है परमाणु से थोड़ा अधिक भारी होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, न्यूट्रॉन सूक्ष्माणु है जो परमाणु नाभिक के प्राथमिक घटकों में से एक है, यह परमाणु नहीं है। ठीक है, तो बी वाला। तो ये एक परमाणु कण है, ये गलत बताया था। देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, ये तो भौतिक परिवर्तन। जल में चीनी का घुलना, मोम का पिघलना, भोजन का पकना, ये रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिए, भूपटपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम, मतलब भूपटपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन अधिक है, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये आंसर इसका ये हो जाएगा। भूपटपट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, कितना है? 46%। 46% ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अन्य सभी। तो यहाँ पर 46% देख रहे हैं अवरोही क्रम। तो में कौन हो जाएगा अवरोही क्रम? तो इसका आंसर हो गया ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? पटाखों में पीला रंग किसके कारण होता है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड। बताइए, इसमें पटाखों में पीला रंग किसके कारण होता है? सोडियम नाइट्रेट के कारण पीला रंग, पीला जो है सोडियम नाइट्रेट के कारण होता है पटाखा। इसका विस्तार देख लीजिए। पटाखों में रंग लाने के लिए मेटल साल्ट का प्रयोग किया जाता है। मेटल साल्ट का प्रयोग किया जाता है। यह साल्ट टेबल साल्ट से भिन्न होता है, जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं वो साल्ट से भिन्न होता है मेटल साल्ट। और रसायन विज्ञान में साल्ट शब्द का प्रयोग किसी भी यौगिक को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, ये भी ध्यान में रखें।
जिसमें धातु और गैर धातु परमाणु होते हैं। इन यौगिकों में कुछ के जलाए जाने पर रंग दिखता है, जो उन्हें पटाखे में प्रयोग किए जाने हेतु तो उत्कृष्ट बनाता है। आमतौर पर पटाखे में इस्तेमाल होने वाले मेटल साल्ट में स्ट्रोंटियम कार्बोनेट लाल रंग के पटाखे, ये याद रखिए, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट लाल रंग के पटाखे में स्ट्रोंटियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्लोराइड नारंगी रंग के पटाखे में कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम नाइट्रेट पीले रंग के पटाखे सोडियम नाइट्रेट। बेरियम क्लोराइड हरे रंग के पटाखे बेरियम क्लोराइड। और कॉपर क्लोराइड नीले रंग के पटाखे शामिल होते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए, बैंगनी रंग के पटाखे बनाने के लिए आमतौर पर स्ट्रोंटियम और कॉपर यौगिकों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। स्ट्रोंटियम और कॉपर यौगिकों का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः अन्य पदार्थ जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का इस्तेमाल पटाखे को जलाने के लिए किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का, सल्फर का, चारकोल का, ये सब का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? पटाखे को जलाने के लिए। नाइट्रेट क्लोरेट और परक्लोरेट्स ईंधन के दहन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है। डेक्स्ट्रीन का उपयोग अक्सर स्टार्च के रूप में किया जाता है, यह मिश्रण को एक साथ बनाए रखता है। डेक्स्ट्रीन। अगला देखिए, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र N2O। N2O लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र। द्रवित पेट्रोलियम गैस किसके संयोजन से बनती है? द्रवित पेट्रोलियम गैस तो प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन द्रवित पेट्रोलियम गैस का निर्माण होता है। 14 देखिए, यूरिया में निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं? यूरिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाए जाते हैं? CONH। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ पर देख सकते हैं CONH2 का होल 2। तो ये आपका हो गया रासायनिक सूत्र। तो C है, O है, AN है और H है, ठीक है। आत्महत्या की थैली का पद का प्रयोग किस कोशिकीय अंग के लिए किया जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। और देखिए, सेंट्रोसोम, राइबोसोम इत्यादि के बारे में जान लीजिए। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन में भाग लेता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में भाग लेता है, ये भी ध्यान रखिए। और स्पिंडल तंतु के निर्माण में मदद करता है। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA से बना होता है, यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA से बना होता है और यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय शोषण हेतु शोषण का स्थल है। यह ऊर्जा से भरपूर यौगिकों को संश्लेषित करता है। इसे कोशिका के शक्ति गृह के रूप में भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के शक्ति गृह के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ सबके बारे में जान गए। लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आगे देखिए, 16, मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? युग्म यानी कि जोड़ा। 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। संख्या में 46, युग्म में 23। मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है, यकृत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर यह कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को क्या कहा जाता है? उत्तक संवर्धन, कलिका संवर्धन, कोशिका संवर्धन, पादप संवर्धन या उत्तक संवर्धन। तो ये हो गया उत्तक संवर्धन। पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर यह कोशिकाओं को अलग कर दिया जाता है।
रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से नए कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को उत्तक संवर्धन कहते हैं, उत्तक संवर्धन तकनीक। उत्तक संवर्धन नियंत्रित पौष्टिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के तहत पौधों के क्लोन का उत्पादन करने के लिए कोशिकाओं, उत्तकों, अंगों या समग्र पौधों का इन विट्रो अर्जम संवर्धन एस्पेटिक कल्चर है। परिणामी क्लोन चयनित जीनोटाइप की तरह ही होता है। पादप उत्तक संवर्धन तकनीक का उपयोग व्यापक पैमाने पर पौधों के बहुलीकरण वंश वृद्धि के लिए किया जा रहा है। आगे देखिए, अनुसंधान के एक उपकरण के रूप में उनके उपयोग के अलावा हाल के वर्षों में पौधों के प्रसार, रोग उन्मूलन, पौधों में सुधार और द्वितीयक मेटाबोलाइट उत्पादन के क्षेत्र में पादप उत्तक संवर्धन तकनीक का औद्योगिक महत्व बढ़ गया है। एक सतत प्रक्रिया में सैकड़ों और हजारों पौधों के उत्पादन के लिए उत्तकों के छोटे टुकड़ों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। 19 नंबर देखिए, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है बताइए? तो ये नील हरित शैवाल को सबसे पुराना जीव माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन माता पिता के से संतान में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? तो ये जीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का बनने का समय बढ़ जाता है। दूसरा, पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। बेरी विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। ये गलत है, B12 के कारण नहीं होता है। रिकेट्स विटामिन D की कमी के कारण होता है। ठीक है। तो ये 21 का हो गया सी आंसर। कौन सा सही नहीं है? तो सी। बेरी रोग विटामिन B12 के कारण, विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ठीक है। इसका देखिए विस्तार देख लेते हैं। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का बनने का समय बढ़ जाता है। पेलाग्रा विटामिन B3 नियासिन। ठीक है। B3 का रासायनिक नाम नियासिन है कि कमी के कारण होने वाला रोग है। पेलाग्रा B3 की थायमिन के कारण, नियासिन के कारण, सॉरी। इसके लक्षणों में त्वचा पर जलन, मुंह में छाले, दस्त, डिमेंशिया आदि शामिल हैं। बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोगों एक रोग है जिसे थायमिन की कमी के रूप में भी जाना जाता है। B1 बेरी रोग और B1 को थायमिन के नाम से भी जानते हैं। यह रोग दो प्रकार का होता है, वेटी बेरी और ड्राई बेरी। वेटी बेरी और ड्राई बेरी। B1 थायमिन, B3 नियासिन। विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनने में समय अधिक लगता है। आगे देखिए, रिकेट्स एक हड्डी विकार है जो विटामिन D, कैल्शियम या फॉस्फेट की कमी के कारण होता है। ये पोषक तत्व मजबूत एवं स्वस्थ हड्डियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। रिकेट्स से पीड़ित लोगों में कमजोर हड्डियां, अवरुद्ध विकास और गंभीर मामलों में हड्डियों की विकृति जैसी समस्याएं हो सकती है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता की माप करता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी की माप कौन करता है? किस उपकरण की मदद से? साइक्रोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? घर्षण के संबंध में यह दाब का उदाहरण है, यह दो सरकती या गति करती सतहों के बीच कार्य करती, यह सही है। यह हमेशा वस्तु की गति की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य करता है, यह भी सही है। यह ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है। तो कौन सा सही है? तो बी भी सही है, सी भी सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ई।
एक से अधिक। देख लीजिए यहाँ पे इसका विस्तार। घर्षण दो सतहों के बीच की सापेक्ष गति पर लगने वाला बल है। उदाहरण के लिए जब हम किसी वस्तु को फर्श से धकेलने का प्रयास करते हैं तो घर्षण कठिन बना देता है। ठीक है, आगे देखिए, घर्षण हमेशा उस दिशा की विपरीत दिशा में कार्य करता है जिस वस्तु की गमन करती है या गमन करने का प्रयास करती है। घर्षण हमेशा एक गमन करती हुई वस्तु की गति को कम कर देता है। घर्षण का मान उन पदार्थों पर निर्भर करता है जिनसे दो सतहें बनी होती है। कोई सतह जितनी अधिक खुरदरी होती है उतना अधिक घर्षण पैदा होता है। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। यदि आप अपने हाथों को एक दूसरे से तेजी से रगड़ते हैं तो आप महसूस करते हैं। इसमें तो पूरा दिया नहीं है, हाथ रगड़ते हैं ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ये सॉल्यूशन यहाँ पे सही नहीं दिया, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि यह दो शर्तें, तो बी भी सही है और सी भी सही है। यह ऊष्मा उत्पन्न नहीं करती है, तो ऊष्मा उत्पन्न करती है घर्षण, तो इसलिए ये गलत है। यह दाब का उदाहरण, ये दाब का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हाँ है और नहीं है, इस पर ध्यान देना है। तो विद्युत धारा, एम्पियर, ये तो सुमेलित सही है। दाब, पास्कल, तापमान, रैंकिन, पदार्थ का मोल, पदार्थ की मात्रा, तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। तापमान को रैंकिन में, सेल्सियस में, केल्विन, फ़ारेनहाइट जैसी विभिन्न इकाइयों में मापी जाती है। तो रैंकिन को ध्यान में रखें, रैंकिन तापमान के लिए मापक इकाई है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है या करते हैं? अनुचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण क्या होता है? सीजियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, गोल्ड, सोना, या फिर आंसर क्या होगा? प्रदर्शित नहीं करता अनुचुंबकीय गुण। चलिए इसका विस्तार देख लेते हैं। अनुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म चुंबकत्व का एक रूप है। पैरामैग्नेटिज्म चुंबक का एक रूप है अनुचुंबकत्व, जहाँ कुछ पदार्थ एक बाह्य रूप में अधिरोपित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा छिन्न रूप से आकर्षित होते हैं और अधिरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आंतरिक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। जो पदार्थ ऐसे गुण प्रदर्शित करते हैं वे अनुचुंबकीय प्रकृति रखते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों में एक अस्थायी द्विध्रुवीय आघूर्णन या अस्थायी चुंबकीय आघूर्णन होता है। हालांकि यदि हम अधिरोपित चुंबकीय क्षेत्र को हटा दें तो पदार्थ अपना चुंबकत्व खो देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तापीय गति इलेक्ट्रॉनों के चक्रणीय विन्यास को यादृच्छिक बना देता है। अनुचुंबकीय पदार्थों के आकर्षण बल को केवल संवेदनशील उपकरणों से मापा जा सकता है। अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं सीजियम उदाहरण है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, टंगस्टन, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम इत्यादि। इसलिए विकल्प ई सही होगा। तो उदाहरण सीजियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, गोल्ड सारा है, तो इसलिए आंसर इसका ई होगा, एक से अधिक। आगे देखिए, वर्षा की बूंदों के गोल आकार ग्रहण करने का क्या कारण है? गोल आकार क्यों बन जाता है वर्षा की बूंद? बता सकते हैं, बताइए। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, केशिकत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण या उत्प्लावन के कारण? तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, आगे देखिए 27। वर्ष 1921 में आइंस्टाइन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए आइंस्टाइन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। कोयले का रूपांतरण सिंथेटिक पेट्रोलियम में करने के लिए, अमोनिया के निर्माण के लिए, रॉकेट ईंधन के रूप में, धातुओं का शोधन में, किस में नहीं किया जाता है? चलिए देखते हैं, इसका विस्तार देख लीजिए।
हाइड्रोजन के विभिन्न उपयोग निम्नानुसार है। इसका उपयोग कोयले को सिंथेटिक पेट्रोलियम में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। थोक कार्बनिक रसायन विशेष रूप से मेथेनॉल के निर्माण में, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में, ठीक है, थोक कार्बन रसायनों विशेष रूप से मेथेनॉल के निर्माण में, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में। और देखिए कहाँ प्रयोग किया जा रहा है हाइड्रोजन का, अमोनिया के निर्माण में, जिसका उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में भी किया जाता है। भारी रॉकेट के लिए प्राथमिक ईंधन के रूप में भी, पेट्रोलियम के परिष्कृत करने में, धातुओं को शोधन में, खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में, गुब्बारे भरने में, ये सभी जगह किसका प्रयोग हो रहा है? हाइड्रोजन का। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। कोयले के रूपांतरण सिंथेटिक पेट्रोलियम में करने के लिए, अमोनिया के निर्माण में, रॉकेट ईंधन के रूप में, धातुओं के शोधन में, एक से अधिक, आंसर ई हो गया। 29 देखिए, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर, आंसर याद रखिए 4 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस नहीं है? नहीं है तो आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, तो ये सब तो उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस है। हीलियम भी नोबल गैस है, लेकिन आर्सेनिक जो है नोबल गैस नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाला लवण कौन सा है? फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का, याद रखिए। यहाँ पर देख सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ओगेनसन ऐसी गैस के कुछ उदाहरण हैं। मतलब ये अक्रिय गैस है, नोबल गैस, ये उत्कृष्ट गैस, ठीक है। और ये जो गैस होते हैं रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, स्वादहीन गैसें होते हैं, और एक समय उन्हें पूर्णतः अक्रिय रासायनिक यौगिकों का निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ देख लीजिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हम लोग फोटोग्राफिक के लिए करते हैं, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 32, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से बना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका आंसर आप दीजिए। जिंक से, मैग्नीशियम से, कैडमियम से या जिप्सम से, किससे बना हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस? आंसर कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, समझिए। जहाँ ज़रूरत पड़े नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। जो भी जहाँ से मैटर अच्छा दिखाई पड़ा, जो इम्पोर्टेंट, जो आपको जिसे आप जल्दी भूल रहे हैं, उससे आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसका बार बार रिवीजन कीजिए। PDF इत्यादि मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ओके बाय, थैंक यू।